हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर को डील करेंगे, जो कि चैप्टर 19 है आपके इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन का। चैप्टर 18 को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्रेसिडेंट चैप्टर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। सो अगर आपका प्रेसिडेंट चैप्टर कवर नहीं है तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में एक एक नुआंसेस को बहुत अच्छे से समझा था, जैसे पीआर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सिस्टम है, उसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। तो आप वो जाके लेक्चर देख सकते हैं। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर को शुरू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा होते हैं। प्रेसिडेंट के चैप्टर को पढ़ते समय हमने 5 तरह के एग्जीक्यूटिव्स की बातें कही थी, जिसमें से प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। इन 5 में से हम वाइस प्रेसिडेंट को तो कवर कर चुके हैं, प्रेसिडेंट को कवर कर चुके हैं। नाउ वाइस प्रेसिडेंट को हम कवर करने जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करें तो इंडिया में प्रेसिडेंट के बाद ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होती है इंडिया में। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बेसिकली एक रैंकिंग सिस्टम है जो दिखाता है कि कौन सी ऑफिसेस सबसे हाईएस्ट है इंडिया में और कौन सी ऑफिसेस उसको फॉलो करती हैं। जैसे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे फर्स्ट जो रैंक होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट ऑफिस होते हैं इंडिया में। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में रैंक किए गए हैं वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में सेकंड रैंक पे होता है। इतना हम समझ गए। नाउ मूव ऑन। अब बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो जैसे हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा था, जो कि इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं हम लोग। वाइस प्रेसिडेंट, लाइक द प्रेसिडेंट, इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये सेम चीज़ हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी बात की थी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि सिटीजन्स वोट नहीं करते। बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज होती है, बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है इलेक्टोरल कॉलेज, वही वोट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो हमने बात करी थी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो इलेक्टेड हो। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के, उसमें से सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, हमने बात करी थी। नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते थे। बट द इलेक्टोरल कॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग टू रिस्पेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होती है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होती है, उन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो बनती है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होती है वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स तो होते ही हैं, साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। जैसे ये सेम चीज़ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं थी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते थे पार्लियामेंट के, सिर्फ इलेक्टेड होते थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों होते हैं। यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड हों, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। Now, it does not include the members of the state legislative assemblies. In the case of president, the elected members of the state legislative assemblies were included. State legislative assemblies के भी elected members और कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, वहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर भी प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में हिस्सा लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ या यूटीज़ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स जो हैं हिस्सा नहीं लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स हिस्सा लेते हैं तो उसको हम लेक्चर जैसे प्रोसीड होगा उसको अच्छे से समझ लेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखी हैं आपकी किताब में। एक्सप्लेनिंग द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड। बेसिकली जो डिफरेंस हमें दिख रहा है दोनों ऑफिसेस के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी डिफरेंस है वो क्यों है, इसके बारे में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कुछ बातें कही थी। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड his power extends both to the administration by the center as well as to the states. Consequently, it is necessary that in his election not only the members of parliament should play their part but the members of the state legislative assembly should also have a voice. Basically यहाँ पे कह रहा है कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वहाँ पर उसके इलेक्टोरल कॉलेज में हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। ऐसा क्यों है? बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक ऐसा ऑफिस है जिसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि इंडिया में जो है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे। कोई स्पेशल जो है फंक्शन ऑफर नहीं किया गया वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। वाइस प्रेसिडेंट का मेनली काम ये होता है कि वो राज्यसभा को चेयर करते हैं, राज्यसभा को चेयर करते हैं, ये मेन फंक्शन है। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिससे बहुत कोई डिफरेंस क्रिएट करता हो। लेकिन प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो उनका काम पार्लियामेंट के लेवल पे भी होता है और स्टेट्स के लेवल पे भी होता है। दैट्स वाई जैसे शेड्यूल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चूँकि प्रेसिडेंट जो है ऑल इंडिया उनका जो फंक्शन है काफ़ी वाइड फंक्शन है, सेंटर के लेवल पे भी और स्टेट्स के लेवल पे भी। दैट्स वाई उनके इलेक्शन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स को भी इंक्लूड करा जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा कोई भी फंक्शन एलोकेटेड नहीं है। दैट्स वाई ये एक रीज़न है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फॉर द इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बट व्हेन वी कम टू द वाइस प्रेसिडेंट his normal functions also preside over the council of the states। ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है बेसिकली इनको राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा को चेयर करते हैं, यानी कि ही प्रिसाइड्स ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट मीन ही प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा। ये बात और अच्छे से हम समझेंगे, पार्लियामेंट के चैप्टर में भी समझेंगे और यहाँ पर भी समझेंगे हम। नाउ मूविंग अहेड, नाउ सेम चीज़ हमने जो बात करी, नोट the manner of election is same in both the cases, thus the vice president like that of a vice president election like that of a president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote and the voting is done by a secret ballot. System of proportional representation एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो कंसेप्ट है हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में काफ़ी डिटेल से समझा था। तो आप यहाँ पे अगर मैं समझाने जाऊँगा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है, बट बेसिक्स मैं बता देता हूँ। लेकिन फुल डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप प्रेसिडेंट के चैप्टर में शुरुआत वाले ही हिस्से को आप देखिएगा तो आपको ये सिस्टम जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि सीक्रेट बैलेट से होता है, वोटिंग मशीन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन से इलेक्शंस नहीं होते हैं और बैलेट पेपर से होते हैं। तो बेसिकली उस बैलेट पेपर में कुछ कैंडिडेट्स के नाम होंगे, जो कैंडिडेट्स उठा होगा यहाँ पे ABC मान लेते हैं, है ना। तो जो भी वोट देता है ना वो अपना प्रेफरेंसेस रखता है कि मैं A को बनाना चाहता हूँ या B को बनाना चाहता हूँ या C को बनाना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। वो वहाँ पे मार्क करेगा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 1 नंबर पे A बन जाए वाइस प्रेसिडेंट, A नहीं बने तो B बन जाए वाइस प्रेसिडेंट, B नहीं बने तो C बन जाए वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा वो प्रेफरेंसेस देता है। तो जितने भी जो इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स होंगे जो वोट करेंगे उन सब के पास एक बैलेट पेपर होगा, वो सब जो है कैंडिडेट्स के सामने प्रेफरेंसेस डालेंगे कि मैं किसको बनाना चाहता हूँ। लेट्स से काउंटिंग में अगर कोई जो फिक्स कोटा होती है वोट की वो गेन कर लेता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। अदरवाइज जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम जो है अप्लाई कर दिया जाता है। जो लीस्ट जिसका कम बिल्कुल बैड प्रेफरेंस है, जिसको बहुत ही कम वोट मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस में, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। लेट्स से C जो है, C को लोग चाह रहे हैं कि इसको बहुत ही कम प्रेफरेंस लोगों ने दिया है कि ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि C जो है वाइस प्रेसिडेंट बने। तो इनका जो वोटिंग हुई होगी ना, इनके वोट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और इनका जो सेकंड प्रेफरेंस की वोट्स की वैल्यू होगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी A और B में।
है ना। और ये तब तक किया जाता है जब तक कोई भी कैंडिडेट जो है वोटिंग का जो कोटा होता है उसको सिक्योर ना कर ले। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, बट डिटेल में आपको जानना है तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रेसिडेंट का जो लेक्चर है वहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेना है कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। नाउ मूविंग एट, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स in connection with the election of the vice president are inquired into and directed by the and decided by the Supreme Court whose decision is final। कोई भी डाउट्स या डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम हो गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर या फिर कोई डिस्प्यूट उठ गया उसमें, तो वो उसको इंक्वायरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी होती है ना। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कोई भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंक्वायर करता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है लेकिन डिसाइड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। नाउ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। इस बात को कहकर जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है इनकम्प्लीट है। बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट होने का मतलब ये है कि कोई जो है जो मेंबर जो है जो वोट कर सकता था वो प्रेजेंट नहीं है। तो आप ऐसा बोलकर चैलेंज नहीं कर सकते। जितने लोग प्रेजेंट हैं उतने लोग वोटिंग करके और वो इलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ इफ़ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट is declared void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated, they continue to remain in force। बेसिकली किसी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और वो चुने गए, है ना, और वो उन्होंने कोई काम किया अपने ऑफिस से रिलेटेड, कोई भी ऑफिशियल एक्ट किया उन्होंने, और उनका जो डिसीजन था वो एप्लीकेबल हो गया, फोर्स में आ गया, है ना। देन उसके बाद अगर किसी भी कारण से सुप्रीम कोर्ट उनके इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर करता है, उसको गलत डिक्लेयर करता है, उसके बीच में उन्होंने जो भी काम किया होगा ना वो इनवैलिडेट नहीं होता है ना, वो फोर्स में रहता है, वो एप्लीकेबल रहता है। ऐसा नहीं कि उनका जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर हो गया तो उनका जो काम होगा उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। चूँकि वाइस प्रेसिडेंट ने वो काम किया है तो इसलिए वो फोर्स में रहता है, इनवैलिडेट नहीं होता है। आई होप कि इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा, बेसिक सा पॉइंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। क्या क्वालिफ़िकेशंस होती है किसी भी व्यक्ति को अगर वो वाइस प्रेसिडेंट जो है बनना चाहता है। नाउ टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट द पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशन। पहला तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है, कैंडिडेट बनना चाहता है, तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक नहीं हैं देन आप स्टैंड भी नहीं कर सकते। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, मिनिमम उम्र उनकी 35 साल होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नाउ ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सेम क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के केस में भी था। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ये भी सेम क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के केस में भी था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। कह रहा है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का जो भी व्यक्ति कैंडिडेट बनना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो वो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। राज्यसभा का मेंबर हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो, बनने के क्वालिफाइड हो, है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं, है ना। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। लेकिन उनके क्वालिफिकेशन में सिर्फ इतना बातें कही गई हैं कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है तभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। ये जो क्वालिफिकेशन था कुछ अलग था प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट के केस में वो प्रेसिडेंट ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो।
लोकसभा के मेंबर नहीं हो, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, ऐसा क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के केस में था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये क्वालिफिकेशन है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के मेंबर बनने लायक हों, बनने के क्वालिफाइड हों। स्पेशली राज्यसभा क्यों कहा जा रहा है? राज्यसभा यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो राज्यसभा को ही प्रिसाइड करते हैं, है ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा को ही प्रिसाइड करेगा, अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनने लायक ही नहीं हो तो फिर क्या ही मतलब बनता है ना। ये काफ़ी जो है पॉइंट जो है जस्टिफाइबल पॉइंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। ये भी सेम प्रोविज़न, सेम क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के केस में भी थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा, वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, या किसी भी तरह से कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली ऐसा ऑफिस होल्ड करता हो जहाँ से उसको कुछ इनकम आ रही है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। तो वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो ऐसा काम कर रहा हो। अगर वो व्यक्ति किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है भी, तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो उसको वो ऑफिस जो है छोड़नी पड़ेगी। सेम चीज़ ये कही जा रही है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी अथॉरिटी के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, उसके अंदर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किए होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, but a sitting president or vice president of the union and the governor of any state and minister of union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified for being a candidate for the vice president। बेसिकली एक नॉर्मल सा पॉइंट है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कह ये रहा है कि ये कुछ लोग जो हैं, इनको आप कह सकते हो कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं सिर्फ। वाइस प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हैं, वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। किसी भी स्टेट के गवर्नर, वो भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हैं, वो सिर्फ गवर्नर होते हैं। कोई भी मिनिस्टर हो, वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा होता है ना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो जो है वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनने लायक होने चाहिए। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी है, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट कोई पीछे व्यक्ति रहा हो, वो भी री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसा कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है, इनको नहीं कहा जा सकता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, और इसलिए जो है ये दोबारा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। फर्दर, द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट for election to the office of vice president must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 electors as seconders. Every candidate has to make a security deposit of 15,000 in Reserve Bank of India. Now यहाँ पे 20 electors as proposers and 20 electors as seconders का मतलब ये है कि जैसे हमने वोटिंग में बात करी थी, बैलेट पेपर से होती है जो प्रेफरेंसेस डाले जाते हैं, है ना। तो कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो भी कैंडिडेट उठेगा, उसको उठने के लिए, यानी कि उनका नॉमिनेशन करने से पहले जो भी इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स हैं, उसमें कम से कम 20 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो उनको पहले प्रेफरेंस पे प्रपोज करें कि हाँ, हम इनको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। यानी कि कम से कम 20 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज के, जो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख के इनको जो है आगे बढ़ाएं। और कम से कम 20 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज के जो इनको सेकंड नंबर पे, सेकंड प्रेफरेंस पे डालेंगे। और तभी अगर ये दोनों केसेस जो है किसी भी वाइस प्रेसिडेंट के खड़े होने वाले कैंडिडेट के पास ये दोनों चीज़ें अगर आ जाती हैं, तो अभी वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कर सकता है। ये सेम प्रोविज़न वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी था, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में थोड़ा सा डिफरेंस था। वहाँ पे कम से कम 50 इलेक्टर्स चाहिए होते थे एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स चाहिए होते थे एज सेकेंडर्स। यहाँ पे 20 इलेक्टर्स की बात कही गई है। ये नॉर्मल चीज़ है। कम से कम 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको चाहते हो कि आप वाइस प्रेसिडेंट बने, और कम से कम 20 लोग ऐसे होने चाहिए कि जो आप चाहते हो कि अगर वो आपको सेकंड प्रेफरेंस पे चाहते हो, बेसिकली कि कोई ना भी बने तो आप बनो। सो दिस इज़ द पॉइंट। ना ये नॉर्मल सी चीज़ है, पैसा जमा करना होता है। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। ओथ एंड अफर्मेशंस की बात होती है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है, तो उसको ओथ लेना पड़ता है ना। तो ओथ एंड अफर्मेशन बेसिकली शपथ लेते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में ओथ बोलते हैं। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस
द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन. इन हिज ओथ द वाइस प्रेसिडेंट स्वेयर्स टू बी बेसिकली ओथ लेते हैं. ओथ में वो क्या क्या लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट? वो बोलते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो भारत के संविधान के ऊपर काफ़ी विश्वास और उसके संविधान के हिसाब से चलेंगे. और टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, अपने जो ड्यूटी है वाइस प्रेसिडेंट का उसको काफ़ी फेथफुली जो है ईमानदारी पूर्वक वो निर्वाह करेंगे. नाउ द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट और सम पर्सन्स अपॉइंटेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ अपॉइंटेड टू दैट बिहाफ बाय हिम. नाउ यहाँ पे एक प्रीलिम्स का मटेरियल है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ दिलाते हैं ना वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, है ना. तो ये एक पॉइंट बन सकता है. दूसरा ये है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं जो ओथ दिला देगा, शपथ दिला देगा वाइस प्रेसिडेंट को. तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं. ओके. और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता था? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते थे. तो ये छोटा सा डिफरेंस आप कंपेयर कर सकते हो दोनों चैप्टर्स के बीच में. नाउ कंडीशंस ऑफ ऑफिस, क्या क्या कंडीशंस है उनके ऑफिस में, है ना, कि अगर वो ऑफिस में जाते हैं तो वो क्या नहीं होने चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस क्या हैं उनके ऊपर. सेम चीज़ हमने बात करी, वही चीज़ लिखी हुई है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना. जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, ना ही लोकसभा के मेंबर होने चाहिए. और वाइस प्रेसिडेंट किसी स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, है ना. ना ही पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होने चाहिए. वहाँ पे उनके जो क्वालिफिकेशंस थी उनमें ये था कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने लायक होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मेंबर नहीं होने चाहिए. हमने जो बात वहाँ पे कही थी सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि क्वालिफाइड होने चाहिए, बल्कि मेंबर नहीं होने चाहिए. नाउ आई होप कि ये समझ में आया होगा छोटा सा पॉइंट. इफ़ एनी सच पर्सन इज़ इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, he is deemed to have vacated his seat so that in that house on the date on which he enters upon his office as vice president. बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर मेंबर ऑफ कोई भी जो कैंडिडेट है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जीत गया है और वो किसी भी हाउस का मेंबर है, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, तो उसको वो कुर्सी जो है छोड़नी पड़ती है. सेम चीज़, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. हमने बात करी कि जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो और वो वाइस प्रेसिडेंट भी हो, है ना. सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा. नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. टर्म्स ऑफ ऑफिस देख लेते हैं. बेसिकली कितने साल का ऑफिस होता है उनका, कितने साल के लिए कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है ना. यहाँ पे सिंपली 5 साल के लिए बनता है. Okay. Now the vice president hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. However, he can resign from his office at any time by addressing a resignation letter to the president, है ना. वाइस ऑफ प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है. 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं. ओके. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन भी कर सकते हैं 5 साल से पहले. ये नॉर्मल चीज़ है. प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर सकते थे 5 साल से पहले, वाइस प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर सकते हैं 5 साल से पहले. अगर वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देते हैं तो वो किसको रेजिग्नेशन अपना सौंपेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देनी है, अपने पद से हटना है, तो वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं. और सेम चीज़ प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को भी रेजिग्नेशन लेटर देना होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं. तो ये उल्टा सारी वाइस वर्सा चीज़ें हैं. आप इसको आसानी से अगर कंपेयर करते हो तो याद रख सकते हो कि प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को देंगे. नाउ आगे बढ़ते हैं. ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, है ना. टर्म 5 साल का है, 5 साल से पहले भी उनको हटाया जा सकता है. यस, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता था. फॉर्मल इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल. हमने बात करी थी कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का अभियोग, है ना. उसमें से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, है ना. यहाँ से
प्रपोज होता था, तो फिर क्या क्या चीज़ें होती थी, हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में बात करी। नाउ यहाँ पर कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट का प्रोसेस ज़रूरी नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो बेसिकली जो है राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके जो है हटा सकती है, सिर्फ राज्यसभा को ये पावर है। नाउ ही कैन बी रिमूव्ड by a resolution passed by majority of all the then members of the Rajya Sabha and agreed to it by the Lok Sabha, है ना। This means that the resolution should be passed in Rajya Sabha by the effective majority and the Lok Sabha by the simple majority। बेसिकली दो टफ वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर दी गई हैं, इनको हम समझते हैं आसानी से। क्या चीज़ें हैं, कह रहा है कि ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाई ए रेजोल्यूशन पास बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। एक तो बात आप समझो कि वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ राज्यसभा ही रिमूव कर सकती है ना। वाई, क्यों राज्यसभा ही रिमूव कर सकती है? बिकॉज राज्यसभा को ही वो चेयर करते हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा को वो चेयर करते हैं। दैट्स वाई राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि जब भी प्रेसिडेंट को जब भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा तो राज्यसभा ही उनको रिमूव कर सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाई अ रेजोल्यूशन पास्ड बाई ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में उस सेशन में, है ना, कितने मेंबर्स अवेलेबल हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं टोटल। जैसे लेट से अगर राज्यसभा, लेट से एग्जांपल लेते हैं, अगर राज्यसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स अगर 250 आए हुए हैं इलेक्ट होके, टोटल मेंबर्स 250 इलेक्ट होके आए हैं, तो इन 250 लेट से अगर राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ हो सकता है कि 260 हो, लेकिन चूँकि उस समय जब रिमूवल होना है तब उस समय राज्यसभा मेंबर 250 हैं, तो उन 250 का, है ना, उन 250 मेंबर्स में से मेजॉरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है, कौन सा रेजोल्यूशन, तो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का रेजोल्यूशन जो राज्यसभा पास करेगी, और इन 250 मेंबर्स में से अगर मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन जो है पास हो जाता है तो ही वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने पद से रिमूव होंगे। और प्रोवाइडेड है कि लोकसभा भी इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे, बेसिकली लोकसभा भी अग्री हो जाए। इतना लोकसभा कोई स्पेशल ये नहीं है, सिर्फ अग्रीमेंट के लिए लोकसभा में भेजा जाता है, लेकिन मेजर पावर जो होती है वो राज्यसभा के पास ही होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन कि बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, उस समय राज्यसभा में जितने मेंबर्स अवेलेबल हैं, है ना, उनका उनका जो है लेट से 250 थे उस समय अवेलेबल, तो इसका मेजॉरिटी लेट से 128 अगर एग्री कर जाते हैं, 128 256 होता है ना, यानी कि मेजॉरिटी में हो गया अगर 128 से हो गया तो मेजॉरिटी से अगर यही 250 मेंबर जो हैं ये पास कर देते हैं तो जो है, और राज्यसभा और लोकसभा भी एग्री हो जाती है, तो ही जो है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो ये कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत ही बड़ा होता है। ये सिंपल है कि राज्यसभा में जितने उस समय मेंबर अवेलेबल है वही मेंबर्स मेजॉरिटी से अगर रिमूवल के रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने पद से जो है रिमूव हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ थी, हमने काफ़ी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया, बट लेट्स कोई बात नहीं, हमें अच्छे से समझना है। नाउ दिस मीन्स दैट दिस रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। ये जो ऑल द देन मेंबर्स है ना, कि उस समय कितने अवेलेबल हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। उसके लिए एक नाम है ना। अगर आपको इफेक्टिव मेजोरिटी को डिफाइन करना हो तो आप इसी को चीज़ को लिख देंगे। ओके, तो इफेक्टिव मेजोरिटी ऑल द देन मेंबर्स है ना, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। दो तीन तरह की मेजोरिटी होती है, एक सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी, एक इफेक्टिव मेजोरिटी, है ना। तो उसमें से ये जो वाला है ऑल द देन मेंबर्स, इसको हम इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। एंड इन द लोकसभा बाय ये सिंपल मेजोरिटी, सिंपली जो है लोकसभा अग्री करती है, सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर देगी। बेसिकली लोकसभा अग्री कर जाएगी कि हाँ यार आप रिमूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ थी ना। आगे बढ़ते हैं फर्दर। दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा एंड नॉट इन द लोकसभा। हमने शुरू में ही बात करी कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो भी रेजोल्यूशन आता है ना, उसको सिर्फ राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकती है। सिर्फ राज्यसभा में ही वो रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में आप वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन लाएंगे।
ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए आप लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन होगा प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की अगर बात आए तो सिर्फ राज्यसभा में ही वो रेजोल्यूशन जो है लाया जा सकता है। वाई? बिकॉज राज्यसभा से ज़्यादा कनेक्शन है ना, राज्यसभा से गहरा कनेक्शन होता है उपराष्ट्रपति का, है ना। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस अ 40 days नोटिस हैज़ बिन गिवन। बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट को है 14 दिन पहले बताया जाता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। नाउ नोटेबली नो ग्राउंड हैज़ बिन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। वाइस प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि उनको रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए, है ना, कोई कारण होना चाहिए, तभी आप रिमूव करोगे। ऐसा नहीं कि आप इम्पीचमेंट शुरू कर दिए जब भी आपका मन करे, ऐसा नहीं होता है। कोई ग्राउंड होना चाहिए ना, कोई कारण होना चाहिए रिमूवल के लिए। तो प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए एक कारण था कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ग्राउंड था, है ना, फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड, कोई भी ऐसा कारण नहीं बताया गया है, कि कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये एक स्पेशल पॉइंट था। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये आसान सी चीज़ें हैं। द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until his successor assumes charge. He is also eligible for re-election to that office. He may be elected for any number of terms. जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 साल अगर उनका ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी वो वाइस प्रेसिडेंट बने रहते हैं जब तक कि नया कोई वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होकर ना आ जाए। और एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आप दोबारा भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आप री इलेक्शन कर सकते हैं। आई मीन आप दोबारा कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को वाइस प्रेसिडेंट के लिए, है ना। कोई लिमिटेशन नहीं है एटलीस्ट इस केस में। आगे बढ़ते हैं। इसमें वैकेंसी इन द ऑफिस कैसे खाली हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। वैकेंसी इन द ऑफिस, वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। किसी भी कारण से वैकेंसी हो सकती है, देखते हैं क्या क्या है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, अगर उनका 5 साल का कार्यकाल अगर ख़त्म हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो सिटिंग थे वो चले जाएंगे ना। अगर वो रिज़ाइन कर दें किसी भी कारण से तो खाली हो जाएगा। अगर वो रिमूव हो जाए, जो हमने बात करी ऑल द देन मेंबर्स, राज्यसभा में कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए इफेक्टिव मेजोरिटी से तो रिमूव हो जाएंगे। अगर उनका डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली तो वो रिमूव हो जाते हैं, तो वो खाली हो जाता है। और अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड दैट ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, है ना, जब उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाए या वही डिस्क्वालीफाई हो जाए ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो इसलिए जो है अब वैकेंसी आ सकती है। नए सिंपल से पॉइंट्स थे, कुछ और पॉइंट्स आपके बुक में दे रखे हैं। When the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of the sitting president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of the term. Yes, जो भी अगर टर्म एक्सपायर नहीं हुआ है और बीच में ही किसी भी कारणवश जो है वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से हट जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है, तो जल्द से जल्द इलेक्शन कराना होता है। टर्म एक्सपायर होने से पहले, जो भी टर्म था उनका, उसके एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन आपको कराने होते हैं। Now, if the office falls vacant by resignation, removal, death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy. Same चीज़ लिखी हुई है। The newly elected vice president remains in office for a full term of 5 years from the date he assumes charge. नॉर्मल सी चीज़ है, 5 साल के लिए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड होने वाली है आपके लिए, यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठ सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं हम। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर टू फोल्ड। ही एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हमने उस समय से कई बार बोल चुके कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यहाँ पे एक वर्ड है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? ऑफिशियो तो हम जानते हैं भाई ऑफिशियल कोई भी ऑफिस होल्ड करता है उसको ऑफिशियल हम वर्ड यूज़ कर ही लेते हैं। एक्स ऑफिशियो का ये मतलब होता है कि बाय द वर्च्यू ऑफ दैट पोजीशन, है ना, सिर्फ आपके पास वो पोजीशन है इसलिए आप राज्यसभा का चेयरमैन बन सकते हैं। एग्जाम्पल, वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और यही कारण है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। मतलब राज्यसभा
का चेयरमैन होने के लिए आपका वाइस प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है। कोई दूसरा व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। इसलिए यहाँ पे वर्ड किया गया है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब सिर्फ इसलिए आप चेयरमैन होंगे क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि बाय द वर्च्यू ऑफ दैट पोजीशन, आप उस पद पे हैं, सिर्फ इसलिए आप राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। सो इसी को इंग्लिश में आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बोलते हैं। यहाँ पे है कि इन दैट कैपेसिटी, अगर वो जो है चेयरमैन है, तो हिज पावर एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इन दिस रिस्पेक्ट he reassembles the American vice president who shall also act as chairman of the Senate, the upper house of the American legislature। यहाँ पे कंपैरिजन है। सेकेंड लाइन पे थी कि इन दैट कैपेसिटी, है ना, जब वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो उनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो लोकसभा के स्पीकर के पास होती हैं। जैसे आपने अब कभी कभी अगर लोकसभा का डिबेट देखा हो तो सबसे आगे एक व्यक्ति बैठा होता है, सबसे आगे कुर्सी उसकी थोड़ी सी ऊंची होती है, उसको हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा बोलते हैं, यानी कि जो भी लोग बैठे हुए हैं सभा में उनके अध्यक्ष हैं स्पीकर। सेम चीज़ वहाँ पे स्पीकर कही गई है, राज्यसभा में उसको चेयरमैन कहा जाता है ना। सो ये सेम चीज़ें हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, चेयरमैन के बारे में भी स्पेशल हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर जितना समझाने के लिए था मैंने आपको समझा दिया, है ना। आई होप कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट ही रीअसेंबल्स द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हु ऑल्सो एक्ट एज चेयरमैन ऑफ द सीनेट। सेम चीज़ हमारे यहाँ जो राज्यसभा है जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, है ना, सेम चीज़ जो हमारे यहाँ राज्यसभा है वो अमेरिका में उसको सीनेट बोला जाता है, और वो सीनेट भी जो है वो अपर हाउस होती है। राज्यसभा कैसे अपर हाउस है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे एक कंपैरिजन था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं अमेरिका के वो भी चेयरमैन होते हैं सीनेट के वहाँ के, और हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी जो राज्यसभा है उसको उसके चेयरमैन होते हैं। नाउ ये चीज़ आई तो इतना आपको समझ में आई होगी। नाउ ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट only for a maximum period of 6 months within which a new president is to be elected। बेसिकली कह रहा है कि कभी भी, हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी बात करी थी कि प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश अगर उनका ऑफिस जो है खाली हो जाता है, प्रेसिडेंट हट जाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बन नहीं जाएंगे लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन, है ना, एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। और जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे तो उनको सारी जो है पावर्स और जो सुविधाएं होंगी वो प्रेसिडेंट की ही मिलेंगी। यहाँ पे एक पॉइंट था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है सिर्फ 6 महीने के लिए ही मैक्सिमम पीरियड उनका, अगर वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही काम कर सकते हैं। इसका भी लॉजिक है, बिकॉज 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं, तो 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो मैक्सिमम पीरियड जो है वाइस प्रेसिडेंट का 6 मंथ ही हुआ, वो उससे ज़्यादा रह ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इलेक्शन होकर कोई नया प्रेसिडेंट जो है चुन के चले आएंगे ना। ये छोटी सी पॉइंट थी, आगे बढ़ते हैं। फर्दर, when the sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause, the vice president discharges his function until the president resumes office। सेम चीज़ है, अगर किसी भी कारणवश अवेलेबल नहीं है, खाली नहीं हुआ लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। नॉर्मल सी चीज़ थी, आगे बढ़ते हैं। कुछ और यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, बेसिक से पॉइंट्स हैं कि वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ड्यूरिंग दोज पीरियड, दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हमने बात करी थी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली जब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली है और वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो वो उस समय राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होंगे, बिकॉज वो एक ही समय पे दो काम कैसे कर सकते हैं, है ना। अभी तो वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, अभी तो वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते। बेसिकली जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम करते हैं। सेम चीज़ थी।
ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरीज एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे तो उनको प्रेसिडेंट जैसे ही पावर्स और सुविधाएं मिलेंगी। ये बेसिक से पॉइंट्स थे। मूविंग अहेड, यहाँ पे ये सेकंड लास्ट स्लाइड है आपके चैप्टर का। छोटा सा ही चैप्टर था वाइस प्रेसिडेंट, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडियन पॉलिटी में बहुत ही ज़्यादा उनके फंक्शंस नहीं है, बेसिक से फंक्शंस हैं, दैट्स वाई चैप्टर भी छोटा है। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दे रखा है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में, है ना। ये यहाँ पे जो है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और यहाँ पे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के पॉइंट्स दे रखे हैं। द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट एज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट वॉल्स वैकेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। बेसिकली कह ये रहा है कि लेट से 5 साल के लिए कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और वो 1 साल तक ही रह पाया, अनफॉर्चुनेटली वैकेंट हो गया ऑफिस। तो मैंने बात करी थी कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे चेयर में, तो यहाँ कह रहा है कि ये अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं करते, यानी कि रिमेनिंग जो 4 साल होंगे ना उसके लिए, उन 4 सालों के लिए वाइस प्रेसिडेंट की तरह नहीं रहेंगे। हमने बात करी थी मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही रह जाते हैं, बिकॉज 6 महीने के अंदर जो है अगर खाली हुआ है पोजीशन प्रेसिडेंट का तो 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो ये बेसिक से पॉइंट थे, आई होप कि समझ में आया होगा कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं प्रेसिडेंट के, अगर वो नहीं है, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम पीरियड जो है वाइस प्रेसिडेंट का, जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है। सेम चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये इसका जो काउंटर पॉइंट अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द प्रेडिसेसर। कह रहा है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है किसी कारणवश अगर अगर उनका ऑफिस जो है वैकेंट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट सीधे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उतने समय तक रहते हैं जितना कार्यकाल था प्रेसिडेंट का, है ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, भारत में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने के लिए ही रह जाते हैं। लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं सीधे प्रेसिडेंट बन जाते हैं अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए, जो भी टर्म बची हुई है उसके लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं सीधे, है ना। बीच में कोई इलेक्शंस नहीं होते। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ही मेरली सर्व्स एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम्स चार्ज। जब तक प्रेसिडेंट ना आ जाए तब तक वो एक्ट करते हैं। सेम चीज़ लिखी हुई है। इसके बारे में हमने शुरू में ही बात करी थी कि दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। बेसिकली प्रेसिडेंट जो है उनको हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। किसी कारणवश अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रहता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर देंगे। तो इससे में क्या होता है कि जो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑफिस ये तब इसलिए मेनली क्रिएट किया गया था कि भारत में जो है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी जो है, भारत इंडियन जो स्टेट है उसकी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट एंड हम यहाँ पे चैप्टर 19 जो है लक्ष्मीकांत का उसको एंड करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव फन and all the best guys. Now thank you so much for watching.